Hello everyone. Today we start your new unit, seventh unit. It's physiology and injuries in sports. Physiology means your physical यानी फिजिक आपका यानी बॉडी एंड इंजरीज जो इस बॉडी में होती है स्पोर्ट्स में जब हम पार्टिसिपेट करते हैं या हम ट्रेनिंग पीरियड में रहते हैं, ठीक है, किसी ड्यूरिंग कंपटीशन, बिफोर कंपटीशन, आफ्टर कंपटीशन, किसी भी टाइम ये इंजरीज हमें होना लाजमी है। अगर हम स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हैं तो इस शरीर पे कहीं ना कहीं चोट लगना ये लाजमी है, क्योंकि अगर हमें एक अच्छा एथलीट बनना है, अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन बनना है, तो थोड़ी बहुत चोट जो होती है वो हमारे शरीर में लगती है, उसी से हम सबक लेते हैं आगे के लिए। तो यानी कहने का मतलब है ये जो चैप्टर है आपको बताएगा कि ये फिजियोलॉजी के बारे में, ठीक है, कि इस फिजियोलॉजी में क्या क्या चीज़ है, आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी इंड्योरेंस है, आपकी स्पीड है, सब चीज़ें, इन सब चीज़ में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, किन किन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, कौन कौन से ऑर्गन्स को कौन कौन सी चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जिससे ये शरीर जो है अपना सही काम करता है। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं फिजियोलॉजी फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। इसमें कंपोनेंट्स हैं फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड, ठीक है। फिजिकल फिटनेस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ एन एथलीट्स कैपेसिटी टू कैरी आउट वेरियस स्पोर्ट्स एक्टिविटीज विदाउट प्रीमेचर फटीग। यानी फिजियोलॉजी जो फिजिकल फिटनेस है, आपकी फिजिकल फिटनेस इस बॉडी का वो रिफ्लेक्शन है जो सबसे पहली चीज़ तो दूसरों पे पड़ता है, ये रिफ्लेक्ट करता है। अगर आपकी बॉडी फिजिकली स्ट्रांग है, स्ट्रांगली बिल्डअप है, अच्छी फिटनेस है, तो सामने वाले पे उसका रिफ्लेक्शन अच्छा पड़ना ही पड़ना है, ठीक है। तो अगर आपकी फिटनेस अच्छी है, इस शरीर का रिफ्लेक्शन जो है वो सामने वाले पे अच्छा तो पड़ेगा ही पड़ेगा, साथ साथ जो हमारी प्री मेचर फटीग है, यानी जो भी काम करने से पहले कि हमारी थकान जो हो जाने वाली है वो कभी नहीं आती है, क्योंकि ये शरीर जो है इतना अच्छा इसका फिटनेस बना रहता है, इतनी अच्छी स्ट्रांगली बिल्डअप रहता है हमारी ट्रेनिंग के द्वारा, हमारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो हमने सब करी हुई हैं, कि हमें छोटी मोटे काम में तो थकान होती ही नहीं है। हेल्थ ऑफ एन एथलीट इंक्लूड द फिजिकल, इमोशनल एंड फिजियोलॉजिकल फिटनेस। हेल्थ जो एथलीट की है उसमें आप अगर देखा जाए तो फिज़िकली भी है, इमोशनली भी है, और फिजियोलॉजिकल फिटनेस है, यानी इमोशनल रूप से आप बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, फिजिकली रूप से आप बड़े स्ट्रांग होने चाहिए, ठीक है। तो इस सारी साइकोलॉजिकल रूप से आप बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। The components that determine physical fitness include strength, speed, flexibility, stamina and endurance. कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स है जो डिटरमाइन करते हैं, इस फिजिकल फिटनेस में इंक्लूड होते हैं, वो है आपकी स्ट्रेंथ, आपकी स्पीड, आपकी इंड्योरेंस, आपका स्टेमिना। ये सारी चीज़ें हैं जो इंक्लूड होती हैं, जो इस शरीर को एक अच्छा मजबूत बनाती हैं। डिफरेंट एक्टिविटीज़ पुट डिफरेंट डिमांड्स, सही बात है, हर एक्टिविटी की एक अपनी अलग डिमांड होगी। अब मान लीजिए अगर हम चेस खेल रहे हैं, ठीक है, उसकी डिमांड अलग है, लेकिन हम फुटबॉल खेल रहे हैं तो उसकी डिमांड अलग है, ठीक है। कि यानी चेस में हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का उतना ज़्यादा काम नहीं होगा चेस खेलते समय, लेकिन फुटबॉल का हमारे में रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसका बहुत तेज़ काम, क्योंकि सांस ऊपर नीचे हम थकेंगे, दौड़ेंगे, होगा, ठीक है। चेस में आपका सबसे मेन चीज़ है वो है आपका न्यूरो सिस्टम का काम होना, सबसे ज़्यादा आपका मेंटल लेवल, ठीक है, यानी साइकोलॉजिकल सिस्टम इस समय बहुत ज़्यादा काम करेगा, इस पर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। पुट डिफरेंट डिमांड्स ऑन वेरियस सिस्टम ऑफ द बॉडी विथ ईच टास्क रिक्वायरिंग एफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ ईच ऑर्गन। मैंने बोला ना, हर एक बॉडी में हर एक पार्ट का एक अपना काम होता है। जब अलग तरीके की हम एक्टिविटी कोई भी कर रहे हैं, उस एक्टिविटी का काम हर ऑर्गन का अलग अलग होता है। जब हम सांस लेने वाली चीज़ ज़्यादा करते तो रेस्पिरेटरी यानी साथ साथ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी हमारा जुड़ा रहता है। जब सोचने समझने वाली चिंता करते तो हमारा ब्रेन का काम बहुत, न्यूरोमस्कुलर सिस्टम हमारा बहुत जुड़ा होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, अलग अलग ऑर्गन का अलग अलग काम होता है। तो फर्स्ट इसमें आपका आता है जो है आपका फिजियोलॉजिकल डिटरमाइंस ऑफ स्ट्रेंथ। सबसे पहले आपका स्ट्रेंथ का आता है कि फिजियोलॉजिकल सिस्टम में आपका
स्ट्रेंथ का, स्ट्रेंथ इज एबिलिटी टू रेजिस्ट और ओवरकम रेजिस्टेंस। यानी स्ट्रेंथ वो एबिलिटी है जो आपके ऊपर पड़ने वाला थकान है उसको रेजिस्ट करने का काम करता है। यानी हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो अगर हमारे में स्ट्रेंथ ही नहीं है तो हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम थोड़ा बहुत थक रहे हैं तो हम उसको रजिस्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारी फिनिशिंग लाइन आने वाली है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमारी फिनिशिंग लाइन आने वाली है, तो हम रजिस्ट करेंगे और तेज़ी से आगे बढ़ेंगे और बढ़ के उस लाइन तक पहुंचने की पूरी कोशिश करेंगे। तो यही है स्ट्रेंथ जो है वो एबिलिटी जो रजिस्ट करती है आपकी ओवरकम रेजिस्टेंस को। इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स, ये 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज मैक्सिमल स्ट्रेंथ, सेकेंड इज एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ एंड थर्ड इज स्ट्रेंथ इंड्योरेंस। फैक्टर्स डिटरमाइन स्ट्रेंथ आर मसल्स कवरिंग सार्कोलीमा, ठीक है, मसल्स जो होती है वो हमारी कवर होती है सार्कोलीमा से। यानी सार्कोलीमा बाइंड अप रखने का काम करता है जो मसल के, समझिए एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, मसल्स जो एक शिराए धागे जैसी होती हैं, ठीक है, वो धागे जो होते हैं वो एक तरीके का बंडल बनाकर सार्कोलीमा उसको अपने अंदर एकदम टाइट रखता है, ठीक है ना। जैसे रस्सियों के ढेर सारे रस्सियों के वो छोटे छोटे वो रेशे लीजिए, उनको जोर से ऊपर से बांध दीजिए तो एक वो मजबूत रस्सी बन जाती। ऐसे ही सार्कोलीमा का काम होता है हमारी मसल्स को बाइंड रखने का। इट इज द मसल्स फाइबर्स कवरिंग सार्कोलीमा बाइंड्स द मसल्स फाइबर टू वर्क टुगेदर। देखा, बाइंड अप रखने का काम करता है ताकि ये एक साथ वर्क करें, ठीक है। इट इज स्पेशलाइज्ड सेल मेम्ब्रेन विच सराउंड द मसल्स फाइबर्स एंड हेल्प्स मसल्स टू वर्क इन अ ग्रुप। ये एक स्पेशलाइज्ड सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, जिसका काम होता है हमारे मसल फाइबर के चारों ओर सराउंडिंग रखना, ताकि ये अकेले कोई काम ना करे। कोई मसल का धागा समझ लीजिए, थ्रेड जो है वो अकेला काम ना करे, मसल फाइबर कोई अकेले काम ना करे, उनको एक ग्रुप में रख के एक साथ काम कराने के लिए वो करता है। और आप जानते हैं एक साथ काम कराने यानी एकता में शक्ति, ठीक है। वो यूनिटी ऐसी बना के रखता है कि हम छोटे से छोटा काम और बड़े से बड़ा काम बड़ी आसानी से कर ले जाते हैं। सेकंड आता है वाइट मसल फाइबर। वाइट मसल फाइबर यानी फास्ट ट्विच मसल फाइबर have more connective tissue and they bring fast and strong contractions. फास्ट जो आपकी ये वाइट मसल फाइबर होती है ये फास्ट ट्विच मसल फाइबर होती है, ठीक है। इसका काम होता है आपको किसी भी एक्टिविटी में बहुत स्ट्रांगली जो है वो बहुत स्ट्रांगली आपको किसी भी एक्टिविटी में बहुत सही तरीके से पार्टिसिपेट कराने का काम करती है, बहुत तेज़ी से फाइट कराने का आपको काम करती है। क्योंकि इसमें फास्ट ट्विच मसल फाइबर का जो काम होता है ये फास्ट और स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन जो मसल्स के होते हैं उनको देने का काम करती है। जितने अच्छे हमारे फास्ट कॉन्ट्रैक्शन होंगे मसल्स के उतना अच्छा हमारी जो मसल्स है वो वर्क करेंगी। यानी जो भी मान लीजिए अगर हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, एकदम से एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ का यूज़ कर रहे हैं तो वो वहाँ पर ये वाइट मसल फाइबर का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। मायोग्लोबिन, it is a type of protein present in muscle fiber to store oxygen, ठीक है, which produces energy during emergencies. मायोग्लोबिन का काम होता है, ये एक तरीके का एक इट्स अ टाइप ऑफ अ प्रोटीन प्रेजेंट इन मसल फाइबर, ठीक है। ये एक टाइप का प्रोटीन होता है जो प्रेजेंट इन मसल फाइबर, जो मसल फाइबर में होता है, जो कि आपकी ऑक्सीजन जो होती है उसको स्टोर करने का काम करता है। ऑक्सीजन को स्टोर करने का काम और करता है, क्यों? ताकि जब भी हमें किसी एक्टिविटी में एनर्जी की ज़रूरत पड़े तो उस इमरजेंसी में ये एनर्जी को रिलीज़ करता है, ठीक है। जब वो रिलीज़ करता है तो हमें ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो हमें शरीर में मिलती है, तो हम अपनी एक्टिविटी को, कोई भी एक्टिविटी है चाहे वो फिनिश कर रहे हैं चाहे कंटिन्यू रख रहे हैं, उसको हम सही तरीके से कंटिन्यू कर पाते हैं। The fourth is nerve impulses. The intensity of neuromuscular responses यानी impulses, neuromuscular responses जो होते हैं वो impulses के थ्रू ही रहते हैं, ठीक है, उसे impulses कहते हैं, impulses के थ्रू ही आते हैं। Determine strength यानी the intensity of neuromuscular responses determine strength। ये जो neuromuscular हमारे responses होते हैं, आपको हम बता दें, जैसे
आप लगभग तो सबको पता ही है, लेकिन कुछ क्लियर तरीके से बता दें। मान लीजिए मैंने अपना हाथ उठाया, इस हाथ को उठाने के लिए सबसे पहले क्या मैंने सोचा और ये हाथ उठ गया? नहीं, इस हाथ को उठाने के लिए भी एक मैसेज कन्वे हुआ है। ये मैसेज कन्वे जो हुआ है ये हमारे हैंड्स के लिए आया है, यानी इन हाथों को उठाना है। तो ये किसकी वजह से आया? ये इम्पल्सिस के थ्रू आया। ये न्यूरोमस्कुलर रिस्पॉन्स जो मिला है मैसेज के जरिए, यानी न्यूरोमस्कुलर यानी न्यूरो से मसल्स में जो इम्पल्सिस के थ्रू एक तरीके का मैसेज पहुंचा है, उस मैसेज ने इन हाथों को उठाया है। वरना अगर ये चीज़ ना हो तो हम एक उंगली, एक आँख ये नहीं हिला सकते हैं। समझ गए? इनका जो भी चीज़ होती है वो न्यूरोमस्कुलर रिस्पॉन्सेज जो होते हैं वो इम्पल्सिस के थ्रू ही हमारे दिमाग से पूरे शरीर में बिजली की तरह एकदम चलते हैं ये, ठीक है? तभी हम अपना काम कर पाते हैं। और ये इतने तेज चलते हैं कि 1 सेकंड में ही ना जाने हम कितनी चीज़ें सोच लेते हैं। 5th इज मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, 6th इज मसल लेंथ, 7th इज एडिकेट एनर्जी, 8th इज एज, 9th इज जेंडर एंड 10th इज बॉडी वेट। तो मैं आपको बता दूं, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन वो कॉन्ट्रैक्शन होता है जहां पर फ्लेक्शन और एक्सटेंशन के जरिए मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है। हम कोई भी एक्टिविटी करते विदाउट कॉन्ट्रैक्शन के हम कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पाते। अगर हम यहाँ बैठे भी हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, फ्लेक्शन हो रहा है, एक्सटेंशन हो रहा है। ये मेरे मुंह के जो मसल्स हैं ये वर्क कर रही हैं, तभी मैं बोल पा रहा हूँ। वरना अगर ये वर्क ना करें, इनमें कॉन्ट्रैक्ट ना हो, कॉन्ट्रैक्शन ना हो, तो हम ये बोल ही नहीं पाएंगे। यानी सिकुड़ना, ढीला छुड़ना, सिकुड़ना जो होता है उसे कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, ठीक? यानी एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, ये चीज़ इसी के ज़रिए ही हम हर काम कर पाते हैं। मसल लेंथ, मसल की जो लेंथ होती है, मान लीजिए हमारी बॉडी में जो है बिग मसल्स एंड स्मॉल मसल्स है, ठीक है? बिग मसल्स का काम अपनी जगह अलग होता है, जो बड़ी एक्टिविटीज़ होती हैं उनका काम कराने का होता है। स्मॉल मसल्स का काम होता है वो छोटी एक्टिविटी, जो छोटे काम होते हैं, छोटे चीज़ें होती हैं, उसका काम। अब मान लीजिए हम अपने वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, तो वेट लिफ्टिंग में हमारा सबसे ज़्यादा काम हमारी बिग मसल्स का होगा, सबसे ज़्यादा आएगा थाइस की मसल्स का यूज़ होगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि वेट को लिफ्ट कराने का काम है। उस लिफ्ट यानी जो करा रहे हैं उसको रजिस्ट कौन करेंगे? हमारी थाइस की जो मसल है, ठीक है? ये जो मसल होती हैं ये सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी को चलाने में काम करती हैं। जो थाइस की मसल होती हैं, ठीक है, इनको चला रही हैं, इनको लेके जा रही हैं। ये सार्टोरियस मसल, हमारी ये जो सामने होती है मसल, सार्टोरियस मसल, ये जो मसल होती है अक्सर वेट लिफ्टिंग वाले लोग और बॉडी बिल्डिंग वाले लोग ये सब मसल्स को बना के इसको शेप में लाते हैं बहुत अच्छा, ठीक है? तो ये सारी बिग मसल्स हैं। हैंड की हमारी मसल्स हैं, चेस्ट की मसल्स हैं, ठीक है? ये सब बिग मसल्स होती हैं। ये मसल लेंथ जो होती हैं अपनी एक्टिविटी के अनुसार अपना काम करती हैं, इसका भी असर होता है स्ट्रेंथ पे। एज बहुत मायने रखती है। आप जैसे समझ ही सकते हैं कि 20-25 साल का इंसान की एज और एक 35-40-45 साल के इंसान की एक्टिविटी, इन दोनों की एक्टिविटी में अंतर क्या होगा? एज का अंतर होगा, ठीक है? दोनों ही ने सेम तरीके से पले बढ़े, सेम तरीके से खाना खाया, सेम तरीके से न्यूट्रिशन मिला, सेम तरीके से एक्सरसाइज करी, हर चीज़ करी। वो जो आज 50 साल 45 साल की एज वाला, 45 से 50 साल की एज वाला आदमी है, 25 साल में उसने भी बहुत अच्छा वर्क किया था, बहुत गजब का, नंबर 1। आज जो पीछे से आया है 25 साल का लड़का, अब ये जो पहले वाला था वो 50 साल का हो गया, अब सेम वही काम वो कर रहा है, ठीक है? वैसी चीज़, हर चीज़। लेकिन क्या है, आज ये वाला इंसान जो 50 साल की उम्र का नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि एज फैक्टर जो है वो बहुत मायने रखता है। इस समय हमारी मसल्स जो होती हैं उसमें इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं होती, इतनी ज़्यादा इंड्योरेंस नहीं होती है, लेकिन उस 25 साल के बराबर वाले के स्पोर्ट्स पर्सनालिटी जो ये है 25 साल वाला, इसके जैसी नहीं होती है, ठीक है? तो एज का बहुत बड़ा है। जेंडर मेल फीमेल दोनों के उसमें अब देखा जाए तो साइकोलॉजिकल रूप से फीमेल ज़्यादा स्ट्रांग होती है और फिजियोलॉजिकल रूप से थोड़ा कमज़ोर होती हैं। और यहाँ अगर मेल का देखा जाए तो साइकोलॉजिकल रूप से मेल जो होता है वो बहुत ही स्ट्रांग नहीं होता है वो, और लेकिन फिजिकल रूप से स्ट्रांग होता है, ठीक है? तो जेंडर का बहुत बड़ा फ़र्क होता है। दोनों की जेंडर की एक्टिविटी जो है मेल और फीमेल की वो अलग अलग टाइप की होती है। मेल्स में जो वो है मसल का
ठीक, वो वर्क बहुत अच्छा, ज़्यादा पावरफुली होता है अकॉर्डिंग टू फीमेल। फीमेल की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी होती है अकॉर्डिंग टू मेल। मेल में उतनी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, फीमेल में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी होती है। तो दोनों जेंडर का भी काम है इसमें, ठीक है। बॉडी वेट, बॉडी वेट आप समझते हैं कि बॉडी वेट जो है वो जो है हमारे आजकल के देखा जाए तो लोगों का खान पान जो है वो एकदम ही अलग हो चुका है। हम अपने खाने पीने को बिल्कुल ध्यान रखते ही नहीं है। कुछ भी बर्गर, पिज़्ज़ा, आलू टिक्की, चाउमीन, ठीक है, मोमोज, यही सब चीज़ें आजकल चल रही हैं लोगों के लिए। सबसे अच्छा बहुत शान से छाती ठोक के बताते हैं आज हमने ये मोमोज खाए, आज हमने बर्गर खाया है। तो मतलब ऐसा लगता है कि लोग ऐसे कह रहे हैं जैसे हमने 50,000 रुपये की डिश आज खा के आए हैं। ठीक, घरेलू खाना जो घर का बना खाना होता है वो इतना अच्छा होता है, ठीक है। ना तो वो कभी बीमार आपको करेगा, ना ही आपके अंदर किसी चीज़ की बीमारी को लाएगा, ना ही आपको कभी भी गैस बनाएगा, ना कुछ करेगा। लेकिन बाहर का खाना आप खाएंगे तो वो बहुत ही एसिडिटी बनाएगा। एसिडिटी बहुत ख़राब होती है शरीर के अंदर, वरना अल्सर पैदा होने लगते हैं आगे चल के धीरे धीरे, ठीक है। गैस बनने लगती है आपके, और आपको उनसे ताकत नहीं मिलनी है। ताकत घरेलू खाने से मिलेगी। तो सबसे पहली बात है कि हम बर्गर, पिज़्ज़ा वगैरह छोड़ के अगर घर का खाना खाना ज़्यादा शुरू करें तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम जंक फूड खा खा के अपना वेट को बढ़ा रहे हैं। एक्टिविटी कुछ करनी नहीं है, वेट को बढ़ाना है। एक समय यह आता है कि आपका शरीर आपके लिए इतना भार, खुद के लिए इतना भारी बन जाता है कि हम अपने शरीर को ही नकारने लगते हैं। हमें लगता है फिर दूसरे को देख के क्या है भगवान, तब भगवान को कोसेंगे कि आपने कैसा शरीर मुझे दिया। ये नहीं सोचेंगे कि हमने कैसा खाना खाया। कोई एक्टिविटी कभी करी नहीं, बिस्तर पे खाया और प्लेट तक नहीं हटाई, उठे इतना तक नहीं उठे कि प्लेट हटा दें, कि 1.1% एक्टिविटी हो जाती थोड़ी खाने के बाद चल के किचन तक जाने में। वो भी नहीं किया, खाया और सो गए। अब क्या हो, फैट स्टोर होता गया, स्टोर होता गया, स्टोर होता गया। कंजप्शन तो हुआ ही नहीं उसका, कहीं कंज्यूम ही नहीं किया आपने, कोई एक्टिविटी ही नहीं करी जो आपको कंज्यूम करेंगे। तो सबसे पहले मेरा कहना है एक्टिविटी ज़रूर करें। अगर जो ओवरवेट लोग भी हैं तो ओवरवेट भी आज आप देख लीजिए कितनी मिसाल हैं लोगों की कि इन्होंने 20 किलो वेट कम किया, उन्होंने 15 किलो वेट कम किया, उन्होंने 10 किलो। कैसे? सिर्फ एक्टिविटी करके, एक्सरसाइज करके। तो आप भी अपने जीवन में ऐसी चीज़ें अपनाइए जिनके शरीर बहुत भारी है, तो वो भी एक्टिविटी करके अपने शरीर को कम कर सकते हैं। वॉक करते हैं तेज़ी से लोग, खाना खाने के बाद तो स्लो वॉक होती है, लेकिन सुबह उठ के लोग तेज वॉक करते हैं। स्वेटिंग होती है ढेर सारी, वो स्वेटिंग जो होती है ना वो आपकी फ़ैट को गला रही होती है, वही स्वेटिंग, और आपके शरीर को शेप में ला रही होती है। तो ये सब थोड़ा करिए। अब ये इस लॉकडाउन पीरियड में देखा जाए तो आपके पास समय है, आप मास्क लगा कर घर के सामने अपना, अगर एरिया ऐसा है रेड जोन एरिया में नहीं है, अगर आपका एरिया अच्छा इन्फेक्टेड एरिया नहीं है, तो आप अपने एक्टिविटी कर सकते हैं, अपनी छत पे कर सकते हैं आप, ठीक है। एक्सरसाइज कर सकते हैं, नहीं वॉक कर सकते तो थोड़ी एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज जो है ये आपके शरीर को और भी अच्छा बनाएगी, ठीक है। आप फिट रहेंगे, फाइन रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। तो इस चीज़ को हमारी ध्यान रखिए। तो आज ये हुआ है आपका फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग स्ट्रेंथ। टुमारो इज योर डिटरमाइनिंग स्पीड। ओके, गुड डे।